स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में बाढ़ सुखाड़ से निपटने की तैयारी तेज, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। प्रशासन को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है और संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल संसाधन, आपदा प्रबंधन और प्रकृति विभाग को मिलकर के काम करने को कहा गया है। तटबंधों की मरम्मती, जल निकासी व्यवस्था और फिर सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और ग्राउंड रिपोर्ट देने के निर्देश दिए भी गए हैं ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाया जा सके। ये बिहार है साहब। सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर लुंगी गंजी पहन करके कर रहे हैं मरीजों का इलाज। ऑन स्पॉट विधायक जी ने पकड़ा। मामला बिहार के कैमूर जिला का है। कैमूर जिला के रामगढ़ रेफरल अस्पताल का है। यहाँ पर डॉक्टर जी लुंगी गंजी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार के एक सरकारी अस्पताल से, कैमूर जिला के सरकारी अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक डॉक्टर ड्यूटी के दौरान लुंगी गंजी में मरीजों का इलाज करते पकड़े गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टर की इस लापरवाही को देख करके विधायक ने उन्हें फटकार लगाई है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस घटना का वीडियो सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में इस तरीके की लापरवाही न सिर्फ व्यवस्था की कमजोरी को दिखाती है बल्कि मरीजों के भरोसे को भी प्रभावित करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बिहार में भू लगान बढ़ाने की तैयारी, जमाबंदी को लेकर भी सम्राट सरकार ने दिया अपडेट। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने की तैयारी में है, जहां सरकार भू लगान बढ़ाने पर विचार कर रही है जिससे बिहार की राजस्व आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही जमाबंदी को लेकर भी नई व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय से भू लगान की दरों में बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण सरकार अब इसे अपडेट करने पर काम कर रही है। नई दरें लागू करने के बाद जमीन मालिकों को पहले से ज्यादा लगान देना पड़ सकता है। इसके अलावा जमाबंदी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और लोगों को दाखिल खारिज और रिकॉर्ड सुधार जैसे कामों में आसानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम राजस्व बढ़ाने और फिर प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन आम लोगों पर इसका आर्थिक असर भी पड़ सकता है। सरकारी विभागों में चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और फिर ईंधन बचत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब धीरे धीरे सरकारी विभागों में पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और फिर सरकारी खर्च में कटौती करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। खास करके सरकारी दफ्तरों, नगर निगम और फिर अन्य विभागों में ई व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि ईंधन पर होने वाले खर्च भी कम होंगे। जब विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया तो फिर बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सकता है और आम लोग भी इससे प्रेरित हो सकते हैं। बिहार के पारंपरिक स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल, पटना नगर निगम ने शहरी विकास एवं आवास विभाग को भेजा स्ट्रीट फूड हब निर्माण का प्रस्ताव। दरअसल बात है कि बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाने के लिए पटना नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। जहां पटना शहर में स्ट्रीट फूड हब बनाने का प्रस्ताव शहरी विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है ताकि स्थानीय खाने को बढ़ावा मिल सके। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फूड हब में बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। इससे न सिर्फ लोगों को साफ सुथरा और फिर बेहतर खाना मिलेगा बल्कि छोटे विक्रेताओं को भी रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा और फिर उनकी आय भी बढ़ेगी। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से बिहार के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, साथ ही शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिल सकेगी। 1 से 15 जून तक पटना और फिर आरा में होगी अग्निवीर परीक्षा। आधिकारिक पोर्टल पर
जारी होगा एडमिट कार्ड। दरअसल बात यह है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। ये परीक्षा 1 जून से 15 जून के बीच पटना और फिर आरा में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की जा रही है ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने लॉगिन डिटेल के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को पारदर्शी और फिर शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सभी निर्देशों का पालन करें। बिहार में 1,45,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया जूनियर इंजीनियर, निगरानी विभाग ने किया ट्रैप। दरअसल बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर निगरानी विभाग ने एक जूनियर इंजीनियर को 1,45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मामले में पहले शिकायत मिली थी, जिसके बाद निगरानी विभाग ने पूरी योजना बना करके ट्रैप बिछाया। जैसे ही आरोपी जूनियर इंजीनियर ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। हम दिल दे चुके सनम वाले इश्क में ट्विस्ट। 4 बच्चों की मां ने प्रेमी संग रचाई शादी, पति ने पत्नी को दुल्हन की तरह सजाया और किया विदा। दरअसल बात है कि ये मामला बिहार के सारण यानी कि छपरा जिले का है, जहां पर एक अनोखी प्रेम कहानी ने सभी को चौंका दिया है। 4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ शादी रचा ली, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही है कि इसके पति ने खुद पत्नी को दुल्हन की तरह सजाया और विवाह में सहयोग किया। जानकारी के अनुसार महिला और उसके प्रेमी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था, जब परिवार और फिर समाज के सामने बिना किसी विवाद के ये विवाह संपन्न हुआ, जिसमें पति ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया और शादी की तैयारी में साथ दिया। ये घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे प्यार और फिर समझदारी का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सामाजिक परंपराओं से अलग एक चौंकाने वाला कदम मान रहे हैं। ईशान किशन पर इनामों की बरसात, बिहार के सीएम से मिला इतने करोड़ का चेक। दरअसल बात है कि बिहार के क्रिकेटर ईशान किशन को एक बार फिर से बड़ा सम्मान मिला है, जब पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक देकर के सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत में अहम योगदान देने के लिए दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान किशन की उपलब्धियों की सराहना की है और उन्हें आगे भी इसी तरीके के प्रदर्शन करते रहने की शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे और पूरा माहौल सम्मान और गर्व से भरा रहा। ईशान किशन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की है और फिर टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए हैं, जैसे भारत ने खिताब अपने नाम किया है। जब उनके प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ी सम्मान राशि देकर के उन्हें प्रोत्साहन किया है। टिकट कटने पर किया था राजद का खेल खराब, अब बीजेपी का दामन थामेंगी ऋतु जायसवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खबरों के मुताबिक ऋतु जायसवाल, जिन्होंने टिकट कटने के बाद आरजेडी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, अब बीजेपी में शामिल हो सकती है। जहां उनके इस कदम को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए घटनाक्रमों और पार्टी से दूरी के बाद उन्होंने नया राजनीतिक रास्ता चुनने का फैसला किया है। उनके बीजेपी में जाने की अटकलों ने बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी है। अगर ये कदम औपचारिक रूप से होता है तो फिर इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकार इसे एक अहम रणनीतिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। क्या बिहार में वंदे मातरम गाने पर जाना पड़ेगा जेल? दरअसल बात है कि बिहार में वंदे मातरम को लेकर के हाल ही में चल रही चर्चाओं के बीच ये सवाल सामने आया है कि क्या इसे नहीं गाने पर जेल हो सकती है। फिलहाल सरकार ने स्कूलों और फिर सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसे ना गाने पर सीधे जेल भेजे जाने का कोई स्पष्ट नियम अभी लागू नहीं है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर भविष्य में इसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी श्रेणी में और सख्ती से जोड़ा जाता है तो फिर इसके अपमान या फिर जानबूझ करके बाधा डालने पर दंड का प्रावधान भी हो सकता है। अभी तक ऐसा नियम प्रस्ताव या फिर चर्चा के स्तर पर बताया जा रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि वंदे मातरम को लेकर के जागरूकता और फिर अनिवार्यता पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसे ना गाने पर जेल जैसी सजा का कोई सीधा और फिर पक्का नियम लागू नहीं हुआ है। उत्तर बिहार में 16 और 17 मई को बारिश की संभावना, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। दरअसल बात है कि उत्तर बिहार में मौसम एक बार फिर से बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 मई को
कई जिलों में बारिश और फिर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दौरान खेतों में चल रहे काम जैसी फसल की कटाई और फिर छिड़काव कुछ समय के लिए रोक देना बेहतर रहेगा, ताकि बारिश और फिर तेज हवा से नुकसान से बचा जा सके। उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं और फिर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और फिर मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। जब तक दुनिया है तब तक वंदे मातरम रहेगा, बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने कहा। दरअसल बात है कि वंदे मातरम को लेकर के एक बार फिर से देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए ऐतिहासिक संदर्भों में चर्चा में रहने वाले हुमायूं कबीर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक दुनिया है तब तक वंदे मातरम रहेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और फिर सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि ये टिप्पणी देशभक्ति और फिर धार्मिक राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई मानी जा रही है। अपने बयान में हुमायूं कबीर ने वंदे मातरम को भारत की पहचान और फिर राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ बताया है। उन्होंने कहा है कि इसे किसी भी परिस्थितियों में अलग या फिर कमजोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देश की एकता और फिर इतिहास का हिस्सा है। उनकी इस बयान को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों और फिर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस पूरे मामले के बाद सोशल प्रतिक्रिया कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है, मीडिया और एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर भड़क गए सीजेआई सूर्यकांत। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ बेरोजगार युवा खुद को मीडिया पर्सनल या फिर एक्टिविस्ट के रूप में पेश करने लगते हैं और बिना पूरी जानकारी के सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर संवेदनशील मामलों को लेकर के टिप्पणी करने लगते हैं। उनकी इस टिप्पणी को लेकर के अदालत में गंभीर माहौल देखा गया। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि कई बार ऐसे लोग मामलों की गहराई को समझे बिना ही भ्रामक या भड़काऊ बातें फैलाते हैं, जिससे न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है बल्कि समाज में भी गलत संदेश जाता है। उनकी ये टिप्पणी मौजूदा समय में सोशल मीडिया की भूमिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस बयान के बाद ये मामला चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस टिप्पणी को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे कड़े शब्दों में दिया गया जरूरी संदेश बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे युवाओं के एक वर्ग पर सामान्यकृत टिप्पणी मान रहे हैं। बिहार सरकार ने बदल दिया गया एयरपोर्ट का नाम, मुख्यालय ने दी मंजूरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के एक एयरपोर्ट के नाम में बड़ा बदलाव किया है। इस प्रस्ताव को लेकर के काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, जिसे अब आखिरकार मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब इस एयरपोर्ट का नया नाम आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा और जल्द ही इसे सभी रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। यह सरकार के इस फैसले को क्षेत्रीय पहचान और फिर सांस्कृतिक महत्व से जोड़ करके देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नाम बदलने का उद्देश्य स्थानीय इतिहास और फिर परंपरा को अधिक प्रमुखता देना है। मंत्रियों के अलग अलग रंग, दीपक प्रकाश पैदल तो हवाई से सफर कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के मंत्रियों की यात्रा और फिर कार्यशैली को लेकर के एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। हाल ही में अलग अलग मंत्रियों के सफर करने के तरीके को लेकर के चर्चा तेज हो गई है, जहां पर कुछ मंत्री साधारण तरीके से पैदल या फिर सामान्य साधनों से सफर कर रहे हैं, वहीं पर कुछ मंत्री अधिक सुविधाजनक और फिर हवाई यात्रा का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। इस तुलना ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। जानकारी के अनुसार कुछ मंत्री अपने क्षेत्र में जमीन से जुड़ करके लोगों से सीधे मिलने पर जोर दे रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री के हवाई सफर को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस अलग अलग कार्यशैली ने सरकार के भीतर काम करने के तरीकों पर सवाल और फिर प्रतिक्रिया दोनों खड़े होकर दिए हैं। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर जारी है। लोग इसे नेताओं की कार्यशैली का अंतर बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे परिस्थितियों और फिर जरूरतों के हिसाब से लिया गया निर्णय मान रहे हैं। सम्राट सरकार ने दी गुड न्यूज, बिहार पुलिस में होने वाली है बम्पर बहाली, इतने पदों पर होगी नियुक्ति। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी भर्ती को लेकर के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार पुलिस में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे राज्य की हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकता है। इस फैसले को लेकर के युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके। इस घोषणा के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई है। लोग इसे रोजगार के बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं और आने वाले नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। एमएलसी उपचुनाव तो जीत गए तेजस्वी, लेकिन विधान परिषद चुनाव में खड़ी होगी मुश्किल।
निशांत और दीपक प्रकाश की एंट्री के लिए राह हुई आसान। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एमएलसी उपचुनाव के नतीजों के बाद नई राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है। उपचुनाव में तेजस्वी यादव को सफलता मिलने के बावजूद भी अब आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर के उनकी राह आसान नहीं मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में मुकाबला और ज्यादा कठिन हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ निशांत और दीपक प्रकाश की राजनीतिक एंट्री को लेकर भी चर्चाएं तेज मानी जा रही है। जब माना जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता अपेक्षाकृत आसान दिख रहा है, जिससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। सभी दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं और आने वाले विधान परिषद चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। छुट्टियों में घर जाने की टेंशन खत्म, बिहार के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, शुरू की 3 नई स्पेशल ट्रेनें। दरअसल बात यह है कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नई समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है, जिससे घर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे के अनुसार इस ट्रेनों को खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले रूटों पर चलाया जाएगा, ताकि यात्रियों को कंफर्म सीट और फिर बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। इससे बिहार आने जाने वाले यात्रियों को सफर में होने वाली परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी। इस कदम के बाद यात्रियों में खुशी देखी जा रही है। लोग इसे गर्मियों की सीजन में रेलवे की तरफ से बड़ी राहत मान रहे हैं और पूरी ट्रेन लिस्ट को लेकर के जानकारी जुटा रहे हैं। पूर्णिया से भागलपुर तक 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आज का मौसम फिर बिगड़ने वाला है, तेज आंधी भी आएगी। मौसम विभाग ने पूर्णिया से लेकर के भागलपुर समेत बिहार के करीब 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ मौसम अचानक बदल सकता है। लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खास करके खेतों और फिर बाहर काम करने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है। जी हाँ, इस बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। सम्राट चौधरी की अंग्रेजी पर उठे सवालों पर भड़के जीतन राम मांझी, लालू और सोनिया का भी किया जिक्र। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी की अंग्रेजी को लेकर के उठे सवालों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अनावश्यक विवाद बताया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया में लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है और कहा कि नेताओं की भाषा से ज्यादा उनके काम को देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि इस तरीके के मुद्दों को तुल देना सही नहीं है और इसे राजनीति का गिरता स्तर है। इस पूरे विवाद के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर के काफी बहस चल गई है। सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस सुपर एक्टिव, 850 विवादित पोस्ट पर एक्शन, फॉलोअर्स में नया रिकॉर्ड। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर बढ़ती गतिविधियों के बीच बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 850 विवादित पोस्टरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने या फिर जांच के दायरे में लिया है। इस कदम का उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और फिर भड़काऊ कंटेंट को रोकना बताया जा रहा है। पुलिस विभाग के अनुसार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरीके की गलत या फिर भ्रामक जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही बिहार पुलिस के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। इस पहल के बाद प्रशासन का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी निगरानी आगे भी जारी रहेगी। वहीं पर आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे बिना पुष्टि के कोई भी पोस्ट शेयर ना करें। नेपाल से बिहार आकर के रुकी दूल्हे की कार, अंदर बोरियों में रखा था 3 करोड़ का माल, खुल गया तस्करी का खेल। दरअसल बात है कि नेपाल से बिहार आ रही एक संदिग्ध कार को जांच के दौरान रोक लिया गया, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार को दूल्हे की कार बताया जा रहा था, लेकिन जांच में अंदर बोरियों में छिपा करके रखा गया करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध सामान बरामद हुआ। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ये गाड़ी सीमा पार से तस्करी के जरिए सामान लाने में इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस और फिर सुरक्षा एजेंसियों ने जब वाहन की तलाशी ली तो फिर उसमें छिपे हुए माल को देख करके सभी हैरान रह गए। प्रारंभिक जांच में इसे संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पर स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर के चर्चा तेज हो गई है और लोग इसे सीमा पार तस्करी का बड़ा मामला बता रहे हैं।
सेहरे की जगह उठी अर्थी, आंधी बारिश के बीच हादसे में गई जान, शादी का घर पल भर में बना मातम का घर। दरअसल बात है कि बिहार में एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और फिर बारिश के बीच हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिससे पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार शादी की तैयारियां चल रही थी और फिर घर में उत्सव का माहौल था। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया और फिर तेज हवा बारिश के कारण यह हादसा हो गया। इस घटना ने मौके पर मौजूद लोगों को झकझोर करके रख दिया है। इस दुखद घटना के बाद शादी वाला घर पूरी तरह से मातम में बदल गया है। जहां पर कुछ देर पहले खुशियों की तैयारी थी, वहां अब चीख पुकार और फिर शोक का माहौल है। स्थानीय लोग भी इस घटना से बेहद दुखी हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। बिहार में महंगा होगा सफर, पुल पर टोल वसूलने की तैयारी, सेतु पर अप्रोच रोड से 10 गुना ज्यादा टैक्स। दरअसल बात है कि बिहार में आने जाने वाले यात्रियों के लिए सफर महंगा होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में नए पुलों और फिर सेतुओं पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार कुछ सेतुओं पर टोल दरें सामान्य अप्रोच रोड की तुलना में काफी अधिक हो सकती है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दरें करीब 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इस फैसले का असर रोजाना यात्रा करने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद लोगों में चिंता देखी जा रही है। कई लोग इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि इससे पुलों के रखरखाव और फिर विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी। योगी के मंत्री संजय निषाद के लिए चुनौती बने बिहार वाले मुकेश सहनी, अल्टीमेट के साथ यात्रा का ऐलान। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश और फिर बिहार की राजनीति में निषाद समाज को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के नेता मुकेश सहनी ने एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए यात्रा का ऐलान किया है। उनके इस फैसले को योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी ने अल्टीमेट के साथ अपनी नई राजनीतिक यात्रा की घोषणा की है, जिसमें वे निषाद समाज के अधिकारों और फिर राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। इस पहल को आगामी चुनाव की तैयारी से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अलग अलग दल इस कदम को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और इसे बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ माना जा रहा है। बिहार के मंत्रियों ने पीएम मोदी की अपील पर ईंधन बचाने के लिए उठाए कदम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत से जुड़ी अपील के बाद अपने स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इस पहल का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कई मंत्रियों ने सरकारी कामकाज में अनावश्यक गाड़ियों के उपयोग को कम करने और फिर छोटी दूरी के लिए साझा या फिर वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ सरकारी खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है। इस पहल को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसे एक जागरूकता अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है, जो आम लोगों को भी ईंधन बचत के लिए प्रेरित कर सकता है। गंगा में फिर से दौड़ेगा ट्रैफिक, विक्रमशिला सेतु पर तेजी से चल रहा है मरम्मत का कार्य, 25 दिन में शुरू होगा आवागमन। दरअसल बात यह है कि भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु को लेकर के राहत बड़ी खबर सामने आई है। पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य में तेजी लाई है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले करीब 25 दिनों में इस पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार सेतु की मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि यातायात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। इस दौरान इंजीनियरिंग टीम लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रख रहा है। पुल पार करना पड़ेगा भारी, नई टोल नीति से वाहन चालकों की बढ़ेगी टेंशन। दरअसल बात है कि बिहार में नई टोल नीति को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। जब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अब पुलों और फिर सेतुओं पर टोल वसूलने का नया फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों की यात्रा पहले से महंगी हो सकती है। इस नीति को लेकर के लोगों में असमंजस और फिर चिंता दोनों देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार नई योजना में टोल की गणना पुल की लंबाई और फिर अप्रोच रोड के आधार पर अलग अलग तरीके से की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल की वास्तविक लंबाई को कई गुना करके टोल तय करने का प्रस्ताव है, जिससे कुल शुल्क बढ़ सकता है। इसका असर खास करके रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर ज्यादा पड़ेगा। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद लोगों में चर्चा तेज हो गई है, जब कई लोग इसे यात्रा को महंगा करने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य पुलों और फिर सड़कों के रखरखाव के लिए बेहतर संसाधन जुटाना है।
बिहार में वीआईपी कल्चर पर लगाम, राज्यपाल ने कम किया अपना काफिला, पीएम मोदी की अपील का दिखा असर। दरअसल बात है कि बिहार में वीआईपी कल्चर को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्यपाल ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है, जिससे सुरक्षा और फिर संसाधनों की संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के असर के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब राज्यपाल के दौरे और फिर कार्यक्रमों में कम वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न सिर्फ ईंधन की बचत होगी, बल्कि आम लोगों को ट्रैफिक और फिर सुरक्षा व्यवस्था में देरी होने वाली दिक्कतों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आम लोग भी इसे वीआईपी संस्कृति में बदलाव की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं। दोस्तों, अब किशनगंज महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। किशनगंज महिलाओं के लिए सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि किशनगंज में लगातार महिलाओं से छिनतई की घटना सामने आ रही है। किशनगंज में अब सड़क पर चलना ही नहीं, बल्कि यहां तक कि घर के बाहर खड़ा होना भी सुरक्षित नहीं रह गया है। किशनगंज शहर में चैन स्नैचरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब बदमाश दिन दहाड़े महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के लाइन मोहल्ला का है, जहां पर घर के बाहर खड़ी एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चैन और फिर डायमंड नेकलेस झपट लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़िता सैफाली घोष अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे। जब पहले उन्होंने बातचीत के बहाने महिला को उलझाया और फिर कुछ ही सेकंड में एक बदमाश ने झपट्टा मार करके गले से सोने की चैन और डायमंड नेकलेस छीन लिया। इसके बाद दोनों आरोपी फिल्मी अंदाज में बाइक लेकर के झूलन मंदिर की तरफ फरार हो गए। महिला जब तक कुछ समझ पाती और शोर मचाती, तब तक बदमाश आंखों से ओझल हो चुके थे। बदमाश करीब 12 ग्राम सोने की चैन और लगभग 3 लाख रुपए की कीमत का डायमंड नेकलेस लेकर के भागे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जहां परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी। फुटेज में दोनों संदिग्ध बाइक सवार साफ दिखाई दिए हैं और अब पुलिस उनकी पहचान करके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसपी संतोष कुमार ने बताया है कि शहर में सक्रिय चैन स्नैचिंग गैंग को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही पुराना है कि आखिर शहर में अपराधियों का डर कब खत्म होगा। कभी चोरी, कभी लूट, कभी चैन स्नैचिंग, कभी बाइक चोरी, कभी मोबाइल चोरी। लगातार बढ़ती घटनाओं ने आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल किशनगंज में सीसीटीवी ने अपराधियों की तस्वीर तो कैद कर ली है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन बदमाशों तक कब तक पहुंचती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे को लेकर के किशनगंज डीएम सख्त हो गए हैं। किशनगंज में कल किशनगंज डीएम विशाल राज की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में कई सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न सड़क परियोजनाओं और फिर भू अर्जन से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे परियोजना पर विशेष फोकस किया गया। बैठक में जिलाधिकारी विशाल राज ने अधियाचना विभागों के साथ परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। उन्होंने NHAI अधिकारियों को कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया है। खासतौर पर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर के तेजी से कार्य आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। डीएम ने कहा है कि परियोजना से जुड़े कार्यों में बेहतर समन्वय बना करके समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं पर बैठक के दौरान विभिन्न सड़क परियोजनाओं एवं भू अर्जन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी विशाल राज ने लंबित भुगतान मामलों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भू अर्जन से संबंधित भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रभावित लोगों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं पर बैठक में NHAI जलपाईगुड़ी की ओर से सर्विस लेन निर्माण के लिए प्राक्कलन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक प्राक्कलन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि सर्विस लेन निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं पर बैठक में BSRDCL के प्रतिनिधियों ने बताया है कि संबंधित परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है और वर्तमान में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जिलाधिकारी ने LPC निर्गत करने तथा भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। दोस्तों, किशनगंज में डालमिया सीमेंट के प्लांट को लगाने के लिए मंजूरी मिल गई है। सीमांचल में अब रोजगार की नई उम्मीद जगी है।
जहाँ किशनगंज और सीमांचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से उद्योग और रोजगार की कमी झेल रहे इस इलाके में अब बड़े निवेश का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार ने किशनगंज में डालमिया सीमेंट की बड़ी इकाई लगाने को मंजूरी दी है, जिससे आने वाले समय में इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य विशेष प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जहां पर बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और फिर रोजगार के नए अवसर पैदा करने को लेकर के कई बड़ी परियोजनाओं पर मोहर लगी है। इसी कड़ी में किशनगंज में डालमिया सीमेंट की यूनिट को हरी झंडी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक डालमिया सीमेंट की सहयोगी कंपनी डालमिया सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड किशनगंज में करीब 573 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट प्लांट लगाएगी। ये प्लांट 2.5 MMTPA क्षमता का होगा, यानी कि बड़े स्तर पर उत्पादन करने में सक्षम रहेगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी अंबुजा सीमेंट और डालमिया सीमेंट इकाइयों को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से उत्तर बिहार और फिर सीमांचल में औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। किशनगंज के लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ के हजारों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं और ये प्लांट समय पर शुरू होता है तो फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, होटल निर्माण और छोटे कारोबारियों को भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं पर औद्योगिक जानकारों का कहना है कि सीमांचल क्षेत्र में बड़े उद्योग आने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और फिर निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। इससे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक माहौल भी बेहतर हो सकता है। वहीं पर बैठक में कुल 2484 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 16 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस दी गई है। सरकार ने निवेश प्रक्रिया को और आसान और तेज बनाने पर भी जोर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां बिहार में निवेश कर सकें। हालांकि अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि ये परियोजना ज़मीन पर कब उतरती है और स्थानीय युवाओं को इसका कितना फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सीमांचल में पहले भी कई बड़े वादे हुए हैं लेकिन कई योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई है। कुल मिलाकर के किशनगंज में डालमिया सीमेंट प्लांट की मंजूरी को सीमांचल के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो फिर आने वाले वर्षों में किशनगंज औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान बना सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में पुलिस की कार्यशैली को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो के बाद जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मारपीट के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक गरवनडांगा थाना क्षेत्र में पदस्थापित पुलिस और निरीक्षक रितेश कुमार वर्मा पर पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगा और जबरदस्त तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया। जब मामला सामने आने के बाद किशनगंज एसपी ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि 14 मई 2026 को एसपी को व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो मिला था। वीडियो में कथित तौर पर पुलिस द्वारा एक युवक के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। ये मामला गरवनडांगा थाना क्षेत्र संख्या 4526 से जुड़ा है, जिसमें उमेदा खातून नाम की बुजुर्ग महिला की जान लेने की जाँच चल रही थी। मृतका के बेटे को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाद में युवक ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके साथ बेरहम से मारपीट की। वीडियो वायरल होते ही मामला तेजी से फैल गया और लोगों में नाराजगी देखने को मिली। एसपी ने तत्काल थाना प्रभारी से जानकारी ली। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि पीएसआई नितेश कुमार वर्मा और बीएचजी जवान छटूलाल राय ने मारपीट की बात स्वीकार की है। इसके बाद नितेश कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि छटूलाल राय को पुलिस केंद्र वापस भेज दिया गया है। वहीं पर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि ये आचरण ड्यूटी की प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। निलंबित अधिकारी को 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गई है। वहीं पर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ 2 को 24 घंटे के अंदर जाँच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अगर जांच में किसी अन्य पुलिस अधिकारी या फिर कर्मी की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कानून की रक्षा करने वालों पर ही अगर इस तरह के आरोप लगे तो फिर जनता का भरोसा कमजोर होता है। कुल मिलाकर किशनगंज में वायरल वीडियो के बाद हुई ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। अब सभी की नज़र जांच रिपोर्ट और फिर आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज सीमांचल में सोशल मीडिया गालीबाजों का अड्डा बन गया है। यहाँ तक कहा जाए कि लुच्चा लफंगों का अड्डा बन गया है, जो आए दिन लोगों को परेशान करते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं। जी हाँ, सीमांचल में इन दिनों एक खतरनाक ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है और वह है सोशल मीडिया पर गाली गलौज, बदतमीजी और इज्जतदार लोगों को खुलेआम टारगेट करना।
कुछ तथाकथित रोस्टर और सोशल मीडिया के नाम पर गंदगी फैलाने वाले लोग अब खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कोई भी मोबाइल उठाता है, फेसबुक खोलता है, कैमरा ऑन करता है और फिर शुरू हो जाती है गाली, बदतमीजी और चरित्र हनन की दुकान। सबसे दुखद बात यह है कि अब ये लोग आम आदमी नहीं बल्कि समाज के इज्जतदार लोगों, शिक्षकों, नेताओं, समाज सेवियों और पढ़े लिखे लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता प्रोफेसर मुसव्विर आलम को सोशल मीडिया पर जिस तरह से गंदी गंदी गालियां दी गई, वे सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरे समाज की तहजीब पर बड़ा हमला है। सवाल यह है कि आखिर ये 2 टकिया रोस्टर खुद को समझते क्या है? क्या सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ गाली देना, किसी की इज्जत उछालना और समाज में जहर फैलाना रह गया है? ये बड़ा सवाल है। आज ये लोग व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हैं। ना कोई भाषा की मर्यादा, ना कानून का डर, ना समाज की चिंता। और सबसे खतरनाक बात, कुछ लोग इन्हें मनोरंजन समझ करके बढ़ावा भी दे रहे हैं। जी हाँ, आप याद रखिए कि जब समाज में गाली देने वाले लोग इन्फ्लुएंसर बन जाए तब समझ जाइए कि सामाजिक माहौल कितना गिर चुका है। ऐसे लोगों पर सिर्फ बहस ही नहीं बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, किशनगंज में पेट्रोल डीजल को लेकर के हरकंप मचा हुआ है। 4 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि अब लोग तेल भरवाने के लिए बंगाल पहुँच रहे हैं। दरअसल किशनगंज में अब पेट्रोल डीजल को लेकर के लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है। अचानक दाम बढ़ने और ठाकुरगंज में 4 पेट्रोल पंप बंद होने की खबर के बाद किशनगंज जिले में अफरा तफरी जैसा माहौल दिख रहा है। कई जगहों पर लंबी लाइनें लग गई है तो कुछ लोग तेल भरवाने पश्चिम बंगाल तक जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ऑटो चालकों, छोटे दुकानदारों और फिर रोज़ कमाने खाने वाले लोगों को हो रही है। लोगों को डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालात के बीच शुक्रवार से पेट्रोल डीजल के नए रेट लागू होने के बाद किशनगंज जिले के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए रेट के मुताबिक किशनगंज में पेट्रोल 110 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल में करीब 3 रुपये और डीजल में 3 रुपये 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तेल के दाम बढ़ते ही लोगों में डर बैठ गया है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती है। यही वजह है कि सुबह से ही लोग ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल और डीजल भरवाने पंपों पर पहुंचने लगे हैं। वहीं पर देवघाट, खगरा समेत शहर के कई पेट्रोल पंपों पर बाइक और फिर 4 पहिया गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। कई जगहों पर लाइन सड़क तक पहुंच गई है। इधर ठाकुरगंज प्रखंड से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर तेल की कमी के कारण 4 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। इस वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई लोग अब पेट्रोल डीजल भरवाने पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि उन्हें तेल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा चिंता ऑटो चालकों और फिर छोटे व्यवसायियों में देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि अगर किराया बढ़ाते हैं तो फिर यात्री कम हो जाएंगे और अगर पुरानी दर पर चलते हैं तो फिर कमाई पर असर पड़ेगा। रोज़ बाइक से नौकरी या फिर काम पर जाने वाले लोग भी परेशान हैं। दोस्तों, क्या सहरसावादी समाज बांग्लादेशी है? क्या सहरसावादी हिंदुस्तानी नहीं है? ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं बल्कि ये सवाल ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल उठा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि सहरसावादियों का इतिहास क्या है। सहरसा सूरी कोई बांग्लादेशी नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे। लेकिन आज सहरसावादियों पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं बेमतलब का, बिना मतलब का उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको बांग्लादेशी कह करके बोला जाता है। ये बड़ा ही दुखद बात है। दरअसल बात है कि सीमांचल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार विवाद का केंद्र बना है सहरसावादी समुदाय। किशनगंज के ठाकुरगंज से जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के एक पत्र को लेकर के बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि पत्र में समुदाय विशेष के कुछ लोगों को लेकर के ऐसी बातें कही गई जिससे इलाके में नाराजगी बढ़ गई है। अब कांग्रेस से लेकर के कई सामाजिक संगठन तक विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीमांचल में इस मुद्दे ने सामाजिक और फिर राजनीतिक दोनों माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के एक पत्र को लेकर के सीमांचल में नया विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके सहरसावादी समुदाय से जुड़े कुछ शिक्षकों को बीएलओ पद से हटाने की मांग की है। इसी पत्र में कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि समुदाय विशेष के कुछ लोग बांग्लादेशी नागरिक के नाम मतदाता सूची से जोड़ने का काम कर रहे हैं।
बस फिर क्या था, ये मामला धीरे धीरे पूरे सीमांचल में चर्चा का विषय बन गया। शेरशाहवादी समुदाय के लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी पूरे समाज को शक की नज़र से देखना गलत है। लोगों का कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं और समाज में डर और नफरत का माहौल बनाते हैं।